video we are going to discuss about the gate physics, nuclear and particle physics questions of 2012. ठीक है, the first question is, in the case of Geiger-Müller counter, which of the following statement is correct? कौन सा statement यहाँ पे correct है Geiger-Müller counter के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे first statement देखिए, multiplication factor of the detector is of the order of 10 to the power 10. दूसरा है टाइप ऑफ द पार्टिकल्स डिटेक्टेड कैन बी आइडेंटिफाइड, ये नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद सी नंबर है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिटेक्टेड कैन बी डिस्टिंग्विश, एनर्जी के बेसिस पे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया. ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द डिटेक्टर इज फ्यू टेंस ऑफ द वोल्ट्स, ये भी नहीं होगा. ठीक है, सो हमारा ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की उतनी जरूरत नहीं है. गीगर-मूलर काउंटर में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ द डिटेक्टर इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू पावर 10. ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन, दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो 10 नंबर का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रॉन हैज वन बाउंड स्टेट विद स्पिन पेरिटी +1 प्लस आइसोस्पिन 0 एंड द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट 0.286. ठीक है, तो न्यूट्रॉन का यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिवन है आपको, एक है स्पिन, दूसरा है पेरिटी और तीसरा है आइसोस्पिन, चौथा है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, सब गिवन है. और पूछ रहा है दिस डेटा सजेस्ट दैट द न्यूक्लियर फोर्सेस आर हैविंग. सो न्यूक्लियर फोर्सेस की यहाँ पे बात की गई है. देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस किसके किसके बीच में लगता है वो अब हम देखते हैं. देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, न्यूक्लियर फोर्सेस लगता है न्यूट्रॉन के बीच में. ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और हमारा प्रोटॉन के बीच में. ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस लगता है. यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस डेटा सजेस्ट दैट द न्यूक्लियर फोर्सेस आर हैविंग. न्यूक्लियर फोर्सेस इसमें से क्या कंटेन कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आइसोस्पिन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि आइसोस्पिन क्या होता है. तो आइसोस्पिन होता है कि जिसमें कि हम न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा इंटरेक्शंस हो रहा है, जो भी हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहा है, उसको हम यहाँ पे न्यूट्रॉन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, सो उसके कारण हम यहाँ पे एक नया क्वांटम नंबर असाइन करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं आइसोस्पिन. ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक नया क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं आइसोस्पिन. तो न्यूक्लियर फोर्सेस किसके किसके बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो आइसोस्पिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है ओनली स्पिन एंड आइसोस्पिन डिपेंडेंस, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. ठीक है, नो स्पिन डिपेंडेंस तो होगा ही. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन जो है 1 प्लस है और पैरिटी हमारा प्लस है, सो यहाँ पे स्पिन डिपेंडेंस भी होगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया. तीसरा है स्पिन डिपेंडेंस पर नो टेंसर कंपोनेंट्स. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पिन क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है यहाँ पे नॉन जीरो है. ठीक है, स्पिन भी हमारा 1 है और यहाँ पे क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है वो भी नॉन जीरो है, तो ये टेंसर कंपोनेंट्स हो गया. सो स्पिन डिपेंडेंस तो ये तो ठीक है, बट नो टेंसर कंपोनेंट्स ये भी हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे होगा स्पिन डिपेंडेंस अलोंग विद टेंसर कंपोनेंट्स. तो ये क्वांटिटी हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है तो होता है वो स्पिन डिपेंडेंस होता है और वो टेंसर कंपोनेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ए नंबर में है न्यूट्रॉन इंटरैक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन. बी नंबर में है इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरैक्ट थ्रू वीक इंटरेक्शंस. न्यूट्रिनो इंटरैक्ट थ्रू वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये हो गया हमारा सी नंबर. डी नंबर है क्वार्क्स इंटरैक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट नॉट थ्रू द वीक इंटरेक्शंस. ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स का यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है. इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा. यहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्ट गिवन होगा तो ऑप्शन ए सही होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, चार्ज पार्टिकल्स इंटरैक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस. ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस नहीं करेगा न्यूट्रॉन. ठीक है, सो बी नंबर है इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बट नॉट बाय वीक इंटरेक्शंस. देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस पे चार्ज होती है और चार्ज जिस पे होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस करता है. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये वीक इंटरेक्शंस नहीं करेगा, ये वीक इंटरेक्शंस नहीं करता है. ओके, सो सी नंबर है न्यूट्रिनो आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
दे आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तो न्यूट्रिनो जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस नहीं करते हैं क्योंकि वो कोई इफेक्ट उन पे नहीं पड़ता है। डी नंबर देखिए, क्वार्क्स इंटरैक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वार्क जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस करता है और हमारा एक्सचेंज पार्टिकल होता है ग्लूऑन, और क्वार्क्स आल्सो इंटरैक्ट्स विद वीक इंटरेक्शंस थ्रू एक्सचेंज पार्टिकल्स W एंड Z बोसॉन्स, ठीक है। तो क्वार्क्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस भी करता है और वीक इंटरेक्शंस भी करता है, इसका एक्सचेंज पार्टिकल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन अगर यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होगा तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर की में आपका ए नंबर गिवन है, लेकिन अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट देखने जाओगे तो करेक्ट स्टेटमेंट मेरे ख्याल से ये डी है, ठीक है। आप अपने सजेशंस भी बता सकते हो इस ऑप्शन में क्या होना चाहिए। मैंने ये चारों स्टेटमेंट को यहाँ पे दिखा दिया है कि चारों स्टेटमेंट कैसे कैसे है, तो ये क्वेश्चन के बारे में आप अपना राय जरूर दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, टोटल बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ दिस ऑक्सीजन्स आर दिस वन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द एनर्जी गैप बिटवीन 1p1/2 and 1d5/2 न्यूट्रॉन शेल्स ऑफ द न्यूक्लियाई हुज मास नंबर इज क्लोज टू 16 इज, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जीज गिवन है आपको और पूछ रहा है कि इसके बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल से हम जानते हैं कि जब हमारा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस होता है तो हमारा लेवल्स जो है वो टूटता है। देखिए कैसे टूटता है, ये हो जाता है हमारा पहला जिसको कि हम बोलते हैं 1s 1/2, ठीक है। दूसरा हमारा कुछ इस तरह से टूटा है जिसमें कि दो लेवल्स आते हैं, यहाँ पे देखिए एक होता है आपका दिस इज 1p 3/2, ठीक है, और एक होता है 1p दिस इज 1/2, ओके। उसके बाद फिर जो ऊपर के एनर्जीज टूटते हैं वो 3 में होता है, देखिए ये कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया आपका दिस इज 1d5/2 और यहाँ पे आता है एक और एनर्जी लेवल जिसको कि हम बोलते हैं 2s 1/2 और ऊपर वाला एनर्जी लेवल होता है 1d3/2, ठीक है। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होता है न्यूक्लियर शेल मॉडल से हम ये जानते हैं कि हमारा कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल जो है वो टूटता है, ठीक है। जिसमें कि इसमें जो होता है इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स आप भर सकते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप 4 भर सकते हो, फिर यहाँ पे आप 2 भर सकते हो, इस तरह से आप भर सकते हो, ठीक है। मैजिक नंबर्स आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखिए ऑक्सीजन 15 है, तो दिस इज ऑक्सीजन 15। इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, दिस प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे निकल गया। अब देखिए ऑक्सीजन 16 का कितना हो जाएगा, ये हो गया प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो ये हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन 17 का कितना हो जाएगा, ये हो गया 17, therefore प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 9। तो अब हम इसका फाइंड करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियॉन्स होगा वो कैसे कैसे फिल होगा इस एनर्जी लेवल्स में। देखिए यहाँ पे अगर हम फिल करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि ये ऑक्सीजन 15 का फिलिंग है, तो यहाँ पे हमारा 2 चला जाएगा, उसके बाद इस लेवल पे हमारा 4 जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे 4 5 6 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1p 1/2 स्टेट में आ गया। उसके बाद फिर देखिए अगर हम ऑक्सीजन 16 का ले रहे हैं तो दिस इज ऑक्सीजन 16, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये क्लोज हो गया यहाँ पे शेल हमारा। उसके बाद देखिए फिर ऑक्सीजन 17 का अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फिलिंग्स। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा किसमें एनर्जी गैप्स हमें क्या फाइंड करनी है। देखिए हमें एनर्जी गैप फाइंड करनी है P 1/2 1d5/2, ठीक है। तो ये हो गया 1d5/2, ये हो गया 1p 1/2। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया आपका कि दिस इज 1p 1/2 में एक न्यूक्लियॉन, ठीक है। और ये हो गया 1d5/2 में एक न्यूक्लियॉन। यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि इसमें 1 है, ठीक है।
यहाँ पे 1 होगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 15, देखिए यहाँ पे 1 1 है न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे। सो इस दोनों का एनर्जी गैप्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो फिल हो गया है पूरा, तो ये तो हमारा एनर्जी ठीक से बताएगा नहीं, ये तो पूरा फिल हो गया है। और ये जो हमारा एनर्जी है यही पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका एनर्जी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का लिख देती हूँ। देखिए ये हो जाएगा 16 ऑक्सीजन अगर हम ले रहे हैं, तो दिस इज प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8, ठीक है, 8 8 हो गया। तो इसका हमारा शेल में फिलिंग कैसे होगा, 1/2, ये हो गया यहाँ पे 2, दिस इज 1p 3/2, ये हो गया 4, 1p 1/2 एंड दिस इज 2। सो इसका एनर्जी आपको कितना गिवन है, देखिए ऑक्सीजन 16 का एनर्जी आपको कितना गिवन है, सेकंड नंबर, दिस इज गिवन है, ये है 127.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद फिर अगर हम दूसरा ऑक्सीजन का देखेंगे, देखिए 17 का देखते हैं, तो इसमें कितना हो गया, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8, नो प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, यहाँ पे प्रोटॉन 8 हो जाएगा हमारा, therefore proton is equal to 8 and neutron is equal to 9, ठीक है। तो इसका हम करते हैं इसका फिलिंग, तो ये हो गया 1/2, दिस इज 2, 1p 3/2, 4, 1p 1/2, ये हो गया 2, 1d 5/2, 1, ठीक है। इसका एनर्जी कितना गिवन है, यहाँ तक तो एनर्जी देखिए इतना ही होगा, और ये इतना, सिर्फ ये डिफरेंस फाइंड करनी है हमें, यहाँ तक का एनर्जी ये गिवन है और ये एनर्जी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसका पूरा एनर्जी कितना है, देखिए इसका पूरा एनर्जी 131 पॉइंट, दिस इज 131.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसके और इसके बीच का हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा फिलिंग हो गया, ये पूरा हमारा शेल जो है वो भर गया है, इसलिए ये वाला हमें फाइंड नहीं करनी है, हमें यहाँ पे 1 वाला फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि 1p 1/2 है, तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ऑक्सीजन 15, दिस इज ऑक्सीजन 15। तो इसमें ऑक्सीजन 15 में हमारा कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम इसको फिल करते हैं, देखिए 1s 1/2, 2 चला जाएगा इसमें, 1p 3/2, इसमें 4 जाएगा, ये 1p 1/2 में 1 आ गया, ठीक है। तो इसका एनर्जी कितना है, देखिए इसका एनर्जी यहाँ पे आपको गिवन है 111, इसका एनर्जी गिवन है 111 पॉइंट, दिस इज 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम एनर्जी डिफरेंस इसके और इसके बीच में निकालेंगे, देखिए 1 1 है, ठीक है, इसी के बीच का एनर्जी गैप हमें पूछा गया है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको फाइंड, देयरफॉर एनर्जी गैप between 1d 5/2 to 1p 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1d 5/2 माइनस 1p 1/2, यहाँ पे 1d 5/2 का कितना हो गया, ये देखिए ये हो गया 131, दिस इज 131.76 माइनस 1p 1/2 का है 111.96, और ये आ गया आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इसको माइनस करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 19.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 20 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट लेना है, तो ये आ जाएगा क्लोज टू पूछा है, तो ये आ जाएगा डी नंबर, दैट इज 19.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप हमें फाइंड करनी थी, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया, एंड द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है।